हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेईई मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में, जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफ द गेट एंड ईएसी लेवल, जो कि मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे भी नहीं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल भी नहीं, पर ऐसे क्वेश्चंस जो कि एसएससी जेईई में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस सेशन हम बात करते हैं इनटू दिस सेकंड लेक्चर। हम ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ हाईवे पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक करके देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे पास लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू टॉक अबाउट a rising gradient of 1 in 50 meets a falling gradient of 1 in 30, which one of the following is the length of the vertical curve? अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे रखा है तो देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। राइजिंग ग्रेडियंट दे रखा है 1 in 50 का पॉजिटिव मान के चलना है, फॉलिंग ग्रेडियंट से मीट करता है 1 in 30 का नेगेटिव मान के चलना है। ठीक है, यहां पर आपके पास लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व पूछा है, लेकिन अब कौन सा वर्टिकल कर्व, कौन सा वर्टिकल कर्व नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ना वैली कर्व बोला है ना समिट कर्व बोला है। लेकिन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से समझ के चलना पड़ेगा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओएसडी का कॉन्सेप्ट सिर्फ वर्टिकल कर्व में, समिट कर्व में ही आता है। वैली कर्व में तो हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस की बात करते हुए चलते हैं। तो जरा देखते हैं, यहां पर हम कंडीशन ही अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहली, जो हमेशा की तरह करते हैं। पहले देखो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 120 मीटर का है, सारी की सारी लेंथ 120 मीटर से बड़ी है, तो हम मान के चलेंगे अज्यूमिंग लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर देन एसएसडी। और एसएसडी का जब फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब एसएसडी के केस में जो फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ द समिट कर्व का, वो बनता है एनएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.4 के बराबर। एन कैसे निकाला जाएगा, तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस सेशन में भी कि एन होता है हमारे पास एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट्स। तो ये बनता है हमारे पास पहला वाला राइजिंग ग्रेडियंट जो कि फॉलिंग ग्रेडियंट से मीट कर रहा है, तो बनेगा प्लस ऑफ n1 माइनस ऑफ n2 का हमारे पास मोड। तो ये बन रहा है हमारे पास 1 in 50, 1 in 50 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ माइनस 1/30 का मोड। ये कितना बन जाएगा हमारे पास 150, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 5, तो 8/150। तो बन रहा है ये 8/150 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 120 मीटर का, तो 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय कितना 4.4। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करने भी जाएंगे, द आंसर वुड कम आउट टू बी एज, आंसर निकल कर आएगा 8 इंटू 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 4.4 कम्स आउट टू बी 174.5 मीटर के बराबर। क्या कहीं आंसर दे रखा है ऐसा? बिल्कुल आंसर है हमारे पास 174.4 मीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ अ रोडवे ऑफ अ 6-lane हाई लेवल ब्रिज कंस्ट्रक्टेड फॉर द यूज ऑफ रोड ट्रैफिक ओनली। देखो 6 लेन की बात चल रही है और क्या है, ये ब्रिज है। तो जरा समझते हैं, आपके पास ये तो हो गई एक पैरापेट वॉल, फिर बनी आपके पास एक लेन, फिर बनी दूसरी लेन, फिर बनी तीसरी लेन, फिर बनेगी चौथी लेन, फिर बनेगी पांचवी लेन, फिर बनेगी छठी लेन, और 6 लेन बन चुकी है, 1 2 3 4 5 6। तो आखिरी वाली लेन में अब हमें देने की जरूरत है फिर से क्या, एक और पैरापेट वॉल। तो इस पूरे की लेंथ, इस पूरे की विड्थ कितनी आएगी, मिनिमम विड्थ ऑफ रोडवे। तो इस पूरे की विड्थ को अगर ध्यान में रखें, तो पहले तो ये समझ लो कि ये आपके पास एक पैरापेट वॉल हो गई, ये एक पैरापेट वॉल हो गई, और ये दोनों लेन हो गई। ये वाला हिस्सा आपके पास और ये वाला हिस्सा टोटल मिलाकर अगर हम 2 लेन रोड विद द कर्व लेके चलें तो बनता है 7.5 मीटर। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। 6 तो लेन हो गई और 2 हमारे पास पैरापेट वॉल्स हो गई। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी निकल कर आएगी हमारे पास? टोटल विड्थ, लेंथ नहीं, टोटल विड्थ। टोटल विड्थ इक्वल टू कितना बन जा रहा है हमारे पास? 1 + 2 + 7 + 8। एक तो ये हो गया, साथ में बच जाता है क्या? और 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। ठीक है, ये सब मिलके क्या बन जाएगा? 7.5 मीटर। और प्लस मल्टीलेन रोड में हर एक लेन को क्या मान लिया जाता है? 3.5 मीटर की। तो प्लस 4 × 3.5 मीटर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये 3.5 × 4, तो 7 दूनी 14, तो 14 + 7.5 कितना आ जाएगा? 21.5। 21.5 वुड कम आउट टू बी दी करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला पूछा है लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस यूज्ड टू गाइड द ड्राइवर अलोंग द प्रॉपर अलाइनमेंट आर कॉल्ड। तो देखो, ये रोड की जो लेंथ होती है, ये रोड है हमारे पास, हमें ड्राइवर को रात में गाइड करना है कि भाई तुम्हें इसी पे चलना है। ठीक है, तुम्हें इसी पे चलना है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, यहां पर पट्टी बना दी जाती है ताकि रात में ड्राइवर जो है वो जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये क्या बनेगा हमारे पास? लाइट रिफ्लेक्टिंग। लाइट रिफ्लेक्टिंग बनेगा तो ये एक डेलिनेटर की तरह काम करता है। एक तो ये देखा है आपने, कई बार आपने देखा है ब्रिजेस के ऊपर जैसे ही कोई टर्न आता है या कहीं पर भी, तो जो हमारे पास वॉल बनी होती है, पैरापेट वॉल, उस पैरापेट वॉल के ऊपर भी डेलिनेटर्स लगा दिए जाते हैं, लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं। जैसे लाइट पड़ेगी वो तुरंत बता देंगे कि भाई डायरेक्शन में इधर मुड़ना है। तो हमारे पास प्रॉपर अलाइनमेंट में रहने के लिए राइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस को डेलिनेटर्स कहा जाता है। रंबल स्ट्रिप्स जो होती है वो हमारे पास जो है वो व्हाइट स्ट्रिप्स होती है, व्हाइट एलिवेटेड स्ट्रिप्स होती है जो कि रोड पर बिछाई जाती है कंटिन्यूअस। व्हाइट 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 मतलब व्हाइट फिर रोड फिर व्हाइट स्ट्रिप फिर रोड फिर व्हाइट स्ट्रिप फिर रोड, ताकि जब ड्राइवर उसके ऊपर से गुजरेगा तो बहुत बारीक सा वाइब्रेशन क्रिएट करेगी गाड़ी के अंदर उसके ऊपर से गुजरने में, ताकि ड्राइवर अलर्ट हो जाए कि अच्छा आगे कुछ आने वाला है। तो ये हमारे पास जो है वो रंबल स्ट्रिप्स होती है। एटेन्यूएटर्स बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हमारे पास सिग्नल्स में यूज होता है। तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। लिटर बीन जो है वो हमारे पास गार्बेज, जो हमारा डस्टबिन होता है उसी को लिटर बैग कहते हैं, जो हमारा गार्बेज और रिफ्यूज को फेंकने में काम आता है रोड पर। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है इफ सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व, किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे अगर सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, इसका मतलब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। देन ऑन विच पोर्शन ऑफ द रोड आर पोर्टहोल्स लाइकली टू बी डेवलप्ड। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी कर्व पे मूव करते हैं, किसी कर्व पे मूव करते हैं, तो कर्व पे मूव करने पर इस गाड़ी में बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने पर गाड़ी इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट से रोटेट करने की कोशिश करती है, ओवरटर्न करने की कोशिश करती है, तो अंदर के टायर थोड़े से उठ जाते हैं। उठ जाते हैं मतलब वहां पे प्रेशर थोड़ा कम लगता है और बाहर के टायर्स में प्रेशर ज्यादा लगना चालू कर देता है। अगर आपने क्या नहीं दिया? सुपर एलिवेशन नहीं दिया। सुपर एलिवेशन दे दोगे तो सुपर एलिवेशन दे देने से आपका रोड बाहर से उठ जाएगा, तो अब आपकी गाड़ी पे दोनों ही डायरेक्शन में या फिर दोनों ही टायर्स पे ऑलमोस्ट सेम प्रेशर लगना चालू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपने सुपर एलिवेशन नहीं दिया तो किस पोर्शन ऑफ द रोड में पोर्टहोल्स देखने को मिलेंगे? आउटर साइड ऑफ द रोड, आउटर एज ऑफ द रोड में देखने को मिलेंगे। इसको इस तरह देखा भी जा सकता है।
ये इनर साइड ऑफ द कर्व है, ये आउटर साइड ऑफ द कर्व है। यहां पर टायर और पेवमेंट पर जो प्रेशर बल्ब दिखाई दे रहा है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इनर एज में, तो यहां पर हमारे पास प्रेशर ज्यादा लगेगा, आउटर एज ऑफ द रोड में हमें ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो पोर्टहोल्स वहां पर बनने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट, जब हम किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करते हैं तो ये होता है हमारे पास हमारा स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड से हम धीरे धीरे हमारे रोड में ट्रांजिशन लेकर आते हैं और हमारे पास हम जो है इस ट्रांजिशन को लाने के बाद देन वी स्टार्ट गिविंग दी सर्कुलर कर्व, और ये हमारे पास बन जाता है हमारा कंप्लीट सर्कुलर कर्व। तो स्ट्रेट रोड, फिर ट्रांजिशन कर्व, फिर सर्कुलर, फिर ट्रांजिशन कर्व, फिर स्ट्रेट रोड। तो यहां पर आप देखो कि जब आपके पास यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां पर आर इनफाइनाइट है, यहां पर रेडियस इनफाइनाइट से आर की तरफ जा रहा है, यहां पर रेडियस आर के बराबर है, यहां पर रेडियस इनफाइनाइट से रेडियस आर से इनफाइनाइट पे जा रहा है, और यहां पर रेडियस इनफाइनाइट के बराबर है। तो जब रेडियस इनफाइनाइट है तो हमारे पास यहां पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, स्ट्रेट रोड में सुपर एलिवेशन चाहिए ही नहीं होता। यहां से सुपर एलिवेशन देना चालू करते हैं करते हैं करते हैं, और यहां पर हम पहुंच जाते हैं ई मैक्स पे। इस पूरे में ई मैक्स होता है, इस पूरे में ई मैक्स होता है, यहां पर भी ई मैक्स होगा, और यहां पर ई मिनिमम हो जाएगा, यहां पर हमारे पास ई मिनिमम हो जाएगा। तो पूछा है फुल अमाउंट ऑफ सुपरएलिवेशन और हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट दी, कहां पर प्रोवाइड करेंगे? पूरे हॉरिजॉन्टल कर्व में, पूरे सर्कुलर कर्व में होगा, और ट्रांजिशन कर्व के एंड और सर्कुलर कर्व के स्टार्टिंग पे होगा। बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व गलत, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व बिल्कुल सही है, यहां देते हैं। एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व बिल्कुल सही है, यहां देते हैं। सेंटर ऑफ द ट्रांजिशन कर्व यहां नहीं देते। अब सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व नहीं, वो तो पूरे ही सर्कुलर कर्व में दिया जाता है। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि भाई यहां तो पूरे ही कर्व में होता है, सिर्फ एक जगह नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है अ 3% डाउनग्रेड कर्व इज फॉलोड बाय अ 1% अपग्रेड कर्व। डाउनग्रेड कर्व की बात चल रही है, मतलब माइनस की बात चल रही है, अपग्रेड कर्व की बात चल रही है, मतलब प्लस की बात चल रही है। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड अडॉप्टेड इज 0.1% पर 20 मीटर लेंथ, द लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव वर्टिकल कर्व इज क्या होगा? ठीक है, हम टोटल चेंज इन ग्रेड में देख लेते कितना है। टोटल चेंज इन ग्रेड कितना है? तो बन जाएगा n इक्वल टू मोड ऑफ डाउनग्रेड है तो माइनस ऑफ n1 माइनस अपग्रेड है प्लस ऑफ n2 का मोड, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 3% माइनस ऑफ प्लस 1%, ये बन जाएगा -3% माइनस 1% का मोड इक्वल टू 4% के बराबर, इक्वल टू 4% के बराबर। तो टोटल चेंज इन ग्रेड है 4%। 0.1% पर 20 मीटर की लेंथ होती है, टोटल लेंथ कितनी बनेगी? तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ कर्व होगा टोटल चेंज इन ग्रेड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। और टोटल चेंज इन ग्रेड कितना है? 4% है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना है? 0.1% पर 20 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं
4% डिवाइडेड बाय 0.1% इंटू 20 मीटर। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 10 करेंगे तो नीचे बनेगा 1%, ऊपर बनेगा 40%। परसेंट से परसेंट गया 40 इंटू 20 कितना बन रहा है 800 मीटर के बराबर। कितना आ रहा आंसर 800 मीटर के बराबर। ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बात यहां तक। अगला देखिए जरा पूछा गया आपसे मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपके पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में अगर बात करें हमें करेक्ट आंसर पूछा गया है। लिस्ट 1 में बात की गई लेटरल फ्रिक्शन की, कट ऑफ लगून्स की, स्किड की, साइड डिस्टेंस की, और यहां पर पॉइंट्स पुटअप किए गए हैं व्हीकल मूवमेंट ऑन अ कर्व, समिट कर्व, प्रिवेंशन ऑफ फ्लडिंग, डिस्पैरिटी बिटवीन रिलेवेंट ट्रेवल डिस्टेंसेस। तो जरा समझो वर्ड्स का मतलब क्या हो रहा है। डिस्पैरिटी का मतलब डिफरेंस, डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। बात चल रही है स्किड की। तो स्किड के टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता टायर का, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है, तो वो स्किड होता है। तो वही कहला रहा है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रिलेवेंट ट्रेवल डिस्टेंस। हमारे पास हम स्किड को रिलेट करेंगे किसके साथ, पहले ऑप्शन के साथ। सी के लिए 1 सही होना चाहिए और सी के लिए 1 सही है, तो 2 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। साइड डिस्टेंस के टाइम पे हमारे पास जब बात चल रही है तो व्हीकल मूवमेंट ऑन कर्व, व्हीकल जब कर्व पे मूव करे तो साइड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंस है, मतलब हो भी सकती नहीं भी हो सकती, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बट व्हेन वी डिजाइन दी समिट कर्व की डिजाइनिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस, आइदर इट इज एसएसडी और इट इज ओएसडी। तो साइड डिस्टेंस के लिए रिलेट करते हैं थर्ड ऑप्शन को। डी के लिए 3 सही होना चाहिए, तो डी, सी के लिए 1 और डी के लिए 3 सही होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के साथ बात करते हैं लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन हमेशा कहां पर बात आएगी, हमेशा कर्वेचर पे ही बात आएगी। तो व्हेनेवर व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व लेटरल फ्रिक्शन की बात आ जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ए के लिए 2, तो आंसर हमारे पास यहां पर सी ही सही होना चाहिए। दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट वी कैन हैव। आंसर यहां पर बी के लिए 4 आ जाएगा। कट ऑफ लगून्स का मतलब होता है कि फ्लडिंग के सिचुएशन में पानी रोड पर ना भरे, इसलिए अलग से दिए जाने वाले पॉन्ड एरियाज उन्हें कहा जाता है कट ऑफ लगून्स। प्रिवेंशन ऑफ फ्लडिंग के लिए आंसर रिलेट करते हैं कट ऑफ लगून्स के साथ। बी के लिए 4 आंसर सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है फॉर अ बिटुमिनस कैरिजवे सरफेस, फॉर अ बिटुमिनस कैरिजवे सरफेस हैविंग 2% कैम्बर, 2% क्रॉस स्लोप दे रखा है, मतलब आपके पास एंड डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph दे रखा है, रेडियस बियॉन्ड विच सुपर एलिवेशन इज नॉट एसेंशियली इज नियरली, क्या होगा। देखो सुपर एलिवेशन नहीं चाहिए, उसके लिए क्या रेडियस देना पड़ेगा। अब देखो एक चीज हम जानते हैं, आज तक क्या समझते आए कि ई डिजाइन जब भी हमें चाहिए होता है तो हम बोलते हैं कि जो भी हमारा वी डिजाइन होता है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 बाय आर। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई बोल दे कि इतने रेडियस का कर्वेचर है और आपको इतनी डिजाइन स्पीड दे दी जाए, तो बताइए फिर उसके लिए आप कितना सुपर एलिवेशन डिजाइन करोगे। ये कंडीशन दे दी गई। इस बार अलग बोला गया, इस बार ये बोला गया कि आपके पास डिजाइन स्पीड है और आपको जो सुपर एलिवेशन है वो देना ही ना पड़े, आप कैम्बर से ही काम चला लो। तो उसके लिए कितनी बड़ी रेडियस का कर्वेचर देना पड़ेगा। जितना ज्यादा बड़ा रेडियस देते चले जाएंगे ई की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो ये इस बार पूछा जा रहा है कि आपको ई डिजाइन कितना, मतलब सुपर एलिवेशन देना ही ना पड़े, मतलब आप ई की वैल्यू को क्या लेके चलो। यहां पर हमारे पास हम लेके चलेंगे नाउ taking E equal to 2% and calculating R required। तो हमारे पास therefore E डिजाइन नहीं, E डिजाइन नहीं, R required is equal to V डिजाइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू E इक्वल टू कैम्बर।
ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू 0.02 के बराबर। यहां से आर रिक्वायर्ड निकल कर आ जाएगा। कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं। तो ये बनेगा 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आ रहा है हमारे पास 2222.22 मीटर के बराबर। और ऐसा कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल है। 2200 मीटर के बराबर समथिंग हमारे पास वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। और डी हमारे पास आंसर सही भी है। अगला क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर इन अ नेशनल हाईवे फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph कितना होगा? एक नेशनल हाईवे है, 500 मीटर उसका रेडियस है और उसके लिए डिजाइन स्पीड 100 kmph, तो ई सुपर एलिवेशन कितना होगा? कर लेते हैं कैलकुलेट। हमारे पास हम बात करते हैं ई डिजाइन से, तो ई डिजाइन इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, मतलब वी डिजाइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225R। यहां से कैलकुलेट करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। तो बन रहा है हमारे पास आंसर 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू 500 मीटर। आंसर क्या आ जाना चाहिए यहां से? द आंसर शुड कम आउट टू बी एज, ई डिजाइन शुड कम आउट टू बी एज, कितना आ जाना चाहिए? कर लेते हैं कैलकुलेट। 10,000 डिवाइडेड बाय 500, 20 डिवाइडेड बाय 225 इज कमिंग आउट टू बी 0.08 विच इज इक्वल टू 8%। और हमारे पास सिंस ई डिजाइन जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन ई मैक्स इक्वल टू 0.07, देयरफॉर टेकिंग ई डिजाइन इक्वल टू ई मैक्स एंड चेक फॉर एफ लेटरल इज डन। देयरफॉर हमारे पास हम एफ लेटरल का चेक लगाते हैं और वो हमारे पास क्या बनेगा? ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127R से हमारे पास एफ की वैल्यू चेक करनी है, तो बन रहा है वी स्क्वायर अपॉन 127R माइनस ई मैक्स जो भी है। कर लेते हैं चेक। तो कितना बन जाना चाहिए ये? 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127 डिवाइड बाय 500, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी एज एफ इक्वल टू 0.1574 माइनस 0.07, तो माइनस 0.07 इज कमिंग आउट टू बी 0.087। ये आ रही है एफ की वैल्यू। और हमारे पास बात करते हैं सिंस एफ इज लेस देन 0.15 hence okay and provide e design इक्वल टू 0.07 के बराबर। 0.08 पे नहीं जाएंगे, रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन जाएंगे नहीं उस पे। कितना रिस्ट्रिक्ट कितना कर देंगे? 0.07 पे। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, while aligning a hill road with a ruling gradient of 6% और horizontal curve of 75 मीटर radius is encountered, the compensated gradient of the curve will be। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले तो पता करना होता है कि हमारे पास एक हिल रोड है जिसमें ग्रेडियंट भी है और कर्वेचर भी है, तो ग्रेड कंपनसेशन की बात आती है। तो कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा और कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना बनेगा उस पर विचार करते हैं। तो हमारे पास कंडीशन बनती है ग्रेड कॉम्पनसेशन इज इक्वल टू 30 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, या फिर हमारे पास 75 बाय आर, इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वो लेके चलते हैं। राइट। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, पहले वाले से निकलकर आ रही है वैल्यू, हमारे पास रेडियस इज गिवन टू अस 75 मीटर, तो बन रहा है ये 30 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 75, और हमारे पास ये बन रहा है 75 बाय 75।
तो यहां से निकल कर आता है 1% के बराबर, और यहां से निकल कर आएगा 30 + 75/75 बनेगा हमारे पास 105/75। तो ये बनेगा हमारे पास 105 / 75 = 1.4। किसको सिलेक्ट करेंगे? 1% विल बी सिलेक्टेड, मिनिमम ऑफ द 2 विल बी टेकन। अब ये ग्रेड कंपनसेशन है, हमें कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना है। तो हमारे पास कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट की जब बात आएगी तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हमारे पास ऑलरेडी ग्रेडियंट है माइनस ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, तो ये बनेगा 6% तो ग्रेडियंट है और -1% करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच? हमारे पास 5% के बराबर, जिसकी वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 4%। कभी भी हमें जो है वो ये वैल्यू 4% से कम की नहीं आनी चाहिए। तो अगर हमारे पास, ध्यान रखिएगा, कभी भी हमारे पास ऑलरेडी अगर हमारे पास कोई कंपनसेटेड कोई ग्रेडियंट है जो कि बहुत छोटा है और कंपनसेशन देने का वो 4 से भी कम हो जाए तो उससे कम नीचे नहीं जाने की जरूरत है। आई बात समझ में? अभी 5% आंसर आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अ 4 लेन डिवाइडेड हाईवे, हमारे पास एक 4 लेन डिवाइडेड हाईवे है, ठीक है, with each carriageway being 7 meter wide is to be constructed in a zone of high rainfall. It is stretch, the highway has a longitudinal slope of 3%, मतलब गिरते चले जा रहा है या उठते चले जा रहा है, कैसे मान लो, और केम्बर दे रखा 2% का। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑन दिस हाईवे इन दिस स्ट्रेच इज, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब होता है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ ड्रेन बिसाइड द रोड। तो रोड के साइड में जो हमारे पास ग्रेडियंट अवेलेबल है ड्रेन्स का, वो क्या है वो पूछा जा रहा है। तो भाई वो किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ द ड्रेन बिसाइड द रोड विल बी इक्वल टू हाउ मच? लॉन्गिट्यूडनल ग्रेन के बराबर, विल बी इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास? डायरेक्टली 3% विल बी दी करेक्ट आंसर। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछा है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, एक एरिया इन एन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, अ स्टेट हाईवे ऑफ हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस with 4 lane 14 meter wide is to be constructed. What will be the height of the crown of the road relative to the edges of a composite camber, that is middle half as parabolic and the rest as straight line? ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं, लेकिन समझ में लेते हैं इसको। इस तरीके से बन रहा है हमारा पैराबोलिक कैम्बर। अब पैराबोलिक कैम्बर और कंपोजिट मतलब स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर, ये वाली जो विड्थ दे रखी है, मिडिल हाफ बोला है कितना हमारे पास? मिडिल हाफ एज पैराबोलिक एंड द रेस्ट एज स्ट्रेट लाइन। तो टोटल विड्थ है 14 मीटर की, ये कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। ये कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर। और ये कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर। अब जरा देखो आप, आपके पास यहां पर सिचुएशन बन रही है कि आप इतने इतने को एक पेवमेंट समझ लो, इतने इतने को एक पेवमेंट समझ लो, और इसको आपस में ज्वाइन करके एक दूसरा पेवमेंट समझ लो। तो अगर इसको इतना और इतना दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये बीच का पोर्शन गायब हो जाएगा। तो यही क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन कैम्बर का क्राउन, और इस पूरे में ये बन जाएगा पैराबोलिक कैम्बर का क्राउन।
तो हमारे पास एक ये बनता है रेफर्ड एज H1 और ये बनता है H2 के बराबर। हमारे पास अगर मैं बात करूं H1 एज क्राउन हाइट ऑफ पैराबोलिक कैम्बर, उसको भी निकालने का सेम तरीका, कोई डिफरेंस नहीं, विल बी इक्वल टू हाउ मच, H1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज W/2n के बराबर। और हमारे पास H2 एज क्राउन हाइट ऑफ स्ट्रेट कैम्बर। और यहां पर हमारे पास H2 कैसे आ जाएगा, ये H2 कैसे आ जाएगा, अगर हम इसका स्लोप अगर लेकर भी चलें, जैसे भी मान के चलना हो वैसे भी लेके चला सकता है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज, ये भी W/2n के रिस्पेक्ट से आएगा। लेकिन अब हमारे पास यहां पर W कितना हो जाएगा, यहां पर W जाएगा 7 मीटर और यहां भी W कितना हो जाएगा 7 मीटर के बराबर। ठीक है, तो दोनों केस हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, कमिंग आउट टू बी देयरफॉर टोटल क्राउन हाइट इज इक्वल टू H1 प्लस H2 इज इक्वल टू W/2n प्लस W/2n इज इक्वल टू W/n के बराबर। टोटल हमारे पास अगर हम बात करें तो टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 14 मीटर। और n कितना आएगा, जरा देखिएगा आप, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस है और हमारे पास यहां पर पेवमेंट विड्थ कितनी है, अच्छा हमने यहां पर विड्थ इसकी W है, इसकी W है, तो यहां पर W हमारे पास अब क्या बनेगा 7 मीटर बनेगा, ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, ये क्या बनेगा हमारे पास 7 मीटर बनेगा। और हमारे पास पूछा गया है कि हेवी रेनफॉल एरिया है, तो हेवी रेनफॉल एरिया और हाई टाइप बिटुमिनस पेवमेंट में कैम्बर कितना होता है 2% के बराबर। तो कैम्बर 2% होता है तो इसका मतलब कितनी वैल्यू होगी 0.02 के बराबर, 0.02, मैंने उल्टा लिख दिया है, आई एम वेरी मच सॉरी। हमारे पास मुझे डायरेक्टली यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि कैम्बर 2% है तो इसका मतलब होता है ये 2/100 के बराबर, मतलब 1/50 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से लिखते हैं कि हमारे पास 1:n इक्वल टू 1/50, तो n कितना हो जाएगा 50 के बराबर, n वुड कम आउट टू बी एज 50 के बराबर, तो ये बन जाएगा 50 के बराबर। कर लेते हैं इसे कैलकुलेट, कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास क्राउन की, तो वो आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, ठीक है, तो 700/50, इसको इससे कैंसिल आउट किया, ये बनेगा हमारे पास कितना, कमिंग आउट टू बी 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर नहीं भी इतना कुछ करते तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। आंसर क्या आ रहा है, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है 4% का, एसेंडिंग ग्रेडियंट को मीट करता है 1/40 को, वेयर अ वैली कर्व ऑफ लेंथ 200 मीटर इज टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वैली कर्व फ्रॉम इट्स फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट। देखो जब भी हमें निकालना होता है डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वैली कर्व फ्रॉम इट्स फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, तो जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय जो भी हमारे पास डाउन ग्रेडियंट हो इनटू द लेंथ ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाय द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट्स। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें
कि कैसे निकल कर आएगी वैल्यू ये, तो पहले तो कैपिटल एन निकाल लेते हैं। कैपिटल एन होता है हमारे पास कितना, मोड ऑफ डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो माइनस करके चलेंगे, एसेंडिंग ग्रेडियंट है तो प्लस करके चलेंगे, तो बनेगा माइनस ऑफ n1 माइनस प्लस ऑफ n2। चूंकि लोवेस्ट पॉइंट पूछा है हमारे पास, तो हम इसलिए n1 की वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ग्रेडियंट ही हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट तक लेकर जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास यहां पर दिस वुड कम आउट टू बी इज माइनस n1 माइनस n2, और इससे वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, दैट वुड कम आउट टू बी एज मोड ऑफ -4% माइनस 1/40 इंटू 100 परसेंटेज में आंसर चाहिए तो ये बन जाएगा कितना, 2.5%, ये बन जाएगा 2.5%। तो -4 और -2.5 बन जाएगा कितना, 6.5। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.5% के बराबर। पुटअप करना चालू करते हैं वैल्यू। तो हमारे पास यहां पर दिस वुड कम आउट टू बी एज x आ जाएगा, n1 की वैल्यू है 4%, 4% इंटू एल की वैल्यू है 200 मीटर, डिवाइडेड बाय कैपिटल N की वैल्यू है, चूंकि मोड में है 6.5%, आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, दैट वुड कम आउट टू बी एज 123 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आ रहा है 123 मीटर के बराबर। नियर अबाउट आंसर कहीं दिखाई दे रहा है तो वो है 125 मीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, व्हाट विल बी द नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। जब नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस की बात चल रही है तो इसका मतलब होता है कि हम एसएसडी की बात कर रहे हैं। पासिंग साइड डिस्टेंस बोलता तो हम ओएसडी की बात कर रहे होते। ऑन हाईवे फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph when its ascending gradient is 2%, फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph जब इसकी ascending gradient 2% की हो, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, अज्यूमिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.77 एंड ब्रेक डेफिशिएंसी 50% के बराबर। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस पूछा है, एसएसडी पूछा है। एसएसडी हमारे पास बनेगा, ठीक है, फाइन, वेलोसिटी इंटू द रिएक्शन टाइम प्लस v स्क्वायर अपॉन 254 f इंटू एफिशिएंसी ऑफ ब्रेकिंग, और असेंडिंग ग्रेडियंट है तो प्लस कर देते हैं, और चूंकि ग्रेडियंट परसेंटेज में दे रखा है तो 0.01 इंटू ग्रेडियंट लिख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पुटअप कर देंगे वैल्यू। तो स्पीड हमारे पास दे रखी है इज इक्वल टू 100 kmph, तो 100 kmph इंटू, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि टाइम सेकंड्स में है, तो ये बनेगा 0.278 इंटू वी इंटू टी आर, 0.278 इंटू 100 इंटू 2.5 सेकेंड्स प्लस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 इंटू 0.7 इंटू ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50% की तो 0.5, और प्लस असेंडिंग ग्रेडियंट है 0.01 इंटू 2% के बराबर। तो परसेंटेज को डायरेक्टली फ्रैक्शन में हम जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारे पास दिस वुड कम आउट टू बी एज 0.278 इंटू 100 इंटू 2.5, ये तो आ गया हमारे पास 69.5 मीटर, प्लस इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.7 इंटू 0.5, सॉरी 0.7 इंटू 0.5 प्लस 0.02 इंटू 254 और 10,000 डिवाइडेड बाय द आंसर कम्स आउट टू बी 106.40 मीटर।
तो 106.40 मीटर प्लस 69.5 कम्स आउट टू बी 175.9 मीटर के बराबर। अब 175.9 मीटर के बराबर अगर आंसर है तो वो किससे रिलेट कर रहा है? ए वाले से। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब होता है एफ लेटरल की वैल्यू को 0 मानकर चला जा रहा है, और ई इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन 127 आर के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होता। जितना भी लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको काउंटर बैलेंस करता है हमारा सुपर एलिवेशन। तो यहां पर हमारे पास रेट ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन अ रोड इज क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ व्हीकल वेलोसिटी। व्हीकल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, बिल्कुल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आंसर ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे। 1 and 2 आर करेक्ट, ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व के रिस्पेक्ट में कौन सी कंडीशन सही नहीं है? तो ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात करें तो हमने पिछले सेशन में भी बात करी थी। ट्रांजिशन कर्व में हमारे पास स्ट्रेट से हम सर्कुलर कर्व पे जाते हैं, रेडियस इनफाइनाइट से पॉजिटिव वैल्यू मतलब एक फाइनाइट वैल्यू तक रीच करता है, जिसके से हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर पाते हैं सुपर एलिवेशन को, और साथ में हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग को, और साथ में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, जिससे कि हम जर्ग को रिड्यूस कर पाते हैं, पैसेंजर कंफर्ट बना पाते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या पूछे हैं? इट शुड बी टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट अप्रोचेस एट द टू एंड्स। तो बात तो सही है, ये हमारे पास इट शुड बी टेंजेंशियल। इट शुड मीट द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, बात सही। दोनों एंड पे अगर टेंजेंशियल होना चाहिए तो ये कर्व को जो है वो मीट करना चाहिए टेंजेंशियली, तभी तो हमारे पास कर्व जो है वो आसानी से एक दूसरे से मेल खाएंगे। इट्स कर्वेचर विल नेसेसरीली बी नॉन जीरो एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेट अप्रोच, गलत हो जाएगा ये तो। भाई स्ट्रेट अप्रोच पे रेडियस इनफाइनाइट होता है, अगर रेडियस इनफाइनाइट होता है तो कर्वेचर नॉन जीरो कैसे हो जाएगा? हमारे पास कर्वेचर तो जो है वो वहां पर रेडियस हमारे पास इनफाइनाइट होगा, तो ऐसे में नॉन जीरो नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर अलोंग द ट्रांजिशन रीच शुड मैच विद द इंक्रीज ऑफ केंट, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का अचीव करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे पास हमारा सुपर एलिवेशन और एक्स्ट्रा वाइडनिंग उसी के अकॉर्डिंग अचीव होती चली जाती, तो ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है कंसिडर टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस एट 90 kmph एंड 60 kmph। अगर रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 है तो ब्रेक एफिशिएंसी को 50% कर लेके हुए मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन विल बी नियरली। तो ऐसे में हमारे पास SSD is going to be equal to SSD1 plus SSD2। क्यों? क्योंकि दोनों कार की स्पीड अलग अलग है, तो दोनों का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रही है, तो दोनों को हेड ऑन कोलिजन से बचाने के लिए दोनों के स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, which is equal to SSD1 plus SSD2 के बराबर। SSD1 बनेगा 90 kmph के लिए, SSD2 बनेगा 60 kmph के लिए। SSD1 हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी सिर्फ दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V1 अगर वैल्यूज kmph में है तो kmph का फॉर्मूला लिखेंगे, बनेगा 0.278 V1 इंटू TR प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 254 F इंटू ईटा बी ब्रेकिंग एफिशिएंसी प्लस 0.278 V2 इंटू TR प्लस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 इंटू लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू ब्रेकिंग एफिशिएंसी।
बन गया फॉर्मूला, पुटअप करना है वैल्यूज, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो अगर वैल्यूज पुटअप करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.278 इंटू 90 इंटू 2.5 प्लस 90 का स्क्वायर अपॉन 254 इंटू 0.7 इंटू 0.5। ठीक है, और साथ में हमारे पास ये वैल्यू बन रही है 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5 प्लस 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 इंटू 0.7 इंटू 0.5। तो हमारे पास यहां पर अगर देखें तो कितनी वैल्यूज निकल कर आ रही है, जरा देखते हैं। कमिंग आउट टू बी 0.278 इंटू 90 इंटू 2.5 62.5 प्लस 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 डिवाइडेड बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ रहा है 91.11 प्लस 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5, 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5, ये आ रहा है 41.7 और प्लस ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254 डिवाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय 0.5, ये आ रहा है 40 तो प्लस 41.7 प्लस 91.11 प्लस 62.5, दिस ऑल कम्स आउट टू बी 235 के बराबर। तो 235 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आ रहा है। व्हाट आर वी गोइंग टू कंसीडर इज डी, हमारा सही आंसर निकल कर आएगा। अगला सवाल पूछा है व्हाट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड एज नियरेस्ट मैग्नीट्यूड बोला है फॉर अ पेवमेंट ऑफ 7 मीटर विड्थ, डब्ल्यू दे रखा है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग पूछी है, डब्ल्यू दे रखा है 7 मीटर का, और हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर, रेडियस दे रखा है 200 मीटर का। इज द लॉन्गेस्ट व्हील ऑफ व्हीकल एक्सपेक्टेड ऑन दी रोड इज 6.5 मीटर। तो लॉन्गेस्ट व्हील ऑफ व्हीकल मतलब लॉन्गेस्ट व्हील ऑफ व्हीकल मतलब जो एक्सल की लेंथ है वो, तो एक्सल की लेंथ दे रखी है हमारे पास 6.5 मीटर एंड द डिजाइन स्पीड इज 65 kmph, तो v इज इक्वल टू 65 kmph। ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो रोड है वो पेवमेंट है 7 मीटर का, मतलब 2 लेन रोड चल रहा है, तो हमारे पास n कितना हो जाएगा 2, लेन नंबर ऑफ लेन्स 2 हो जाएंगी। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग वुड कम आउट टू बी एज NL स्क्वायर बाय 2R प्लस V स्क्वायर या फिर प्लस V डिवाइडेड बाय 9.5 रूट R के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, निकालने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू 6.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200 प्लस 65 अपॉन 9.5 रूट 200 के बराबर। तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएंगी जरा निकाल कर देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 6.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, ये बनेगा 0.211 प्लस दिस वुड कम आउट टू बी एज हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 9.5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 200, तो ये बनेगा 0.48, दिस वुड कम आउट टू बी एज प्लस 0.211, जीरा ये आ रहा वैल्यू 0.69 मीटर के बराबर। और 0.69 मीटर किसको रिलेट करता है, 0.7 को राउंड ऑफ करके नियरेस्ट आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है हमसे, द साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन अ रोड, द साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन अ रोड टू अ ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स ऑन द व्हाट फीचर्स ऑफ द रोड। तो साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द रोड, सामने जो हमारे पास साइड डिस्टेंस अवेलेबल है, तो हमारे पास एसएसडी को रिलेट कर लेते हैं, 0.278 v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 f इंटू ईटा बी प्लस माइनस 0 पॉइंट या फिर प्लस माइनस जी की बात कर लेते हैं। तो आगे फीचर कैसा है रोड का, ग्रेडियंट है या नहीं है, तो फीचर ऑफ द रोड अहेड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है, जी पे डिपेंड कर रहा है। हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस, जब हम एसएसडी कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस भी लेके चलते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस भी लेकर चलते हैं, दोनों ही हमारे पास कंसिडरेशन है।
तो ये भी लेके चलेंगे, ये भी लेके चलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल थ्री अबाव 1, 2 एंड 3 आर गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द रेडियस ऑफ ट्रांजिशन राइजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सिलेक्टेड मिनिमम। इंफिनिटी टू अ सिलेक्टेड मिनिमम मतलब रेडियस आपका इनफाइनाइट से आर की तरफ जाएगा। इन ऑर्डर टू अटेन फुल सुपरएलिवेशन एंड कर्व ग्रेजुअली। बात तो सही है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला वाला तो सही लग ही रहा है, हो सकता है बाकी सब गलत। तो कंपाउंड कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंपाउंड कर्व में रेडियस R1 एंड R2 अलग अलग रेडियस होते हैं। रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज कांस्टेंट फॉर एंटायर लेंथ। गलत लिखा हुआ है, कांस्टेंट नहीं होता, इनफाइनाइट से आर पे चेंज होता है या आर से इनफाइनाइट में चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व आर प्रोवाइडेड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन ग्रेडियंट। चेंज इन ग्रेडियंट आएगा तो यहां पर दिया जाता है वर्टिकल कर्व। क्या दिया जाता है? वर्टिकल कर्व दिया जाता है। तो आंसर ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही सही हो जाएगा। ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज सेशन। हम अगले सेशन में मिलते हैं विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। टिल देन, गुड बाय।